मॉर्निंग डियर लिसनर्स। आज जो है हम BPCC 133 दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके यूनिट 1 को। और जो इसका यूनिट 1 है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं। और इस यूनिट के तहत हम जो है वो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स यूनिट का है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनका नेचर कैसा है। दूसरा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया गया है, एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ़ाइन किया गया है। किस तरीके से हमने जो है वो डिसऑर्डर्स को क्लासिफ़ाई किया है, तो यहाँ पर हम क्लासिफ़िकेशन सिस्टम भी देखेंगे कि क्लासिफ़िकेशन सिस्टम क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। अकॉर्डिंग टू द उनके सिम्पटम्स और साइन के अकॉर्डिंग डिसऑर्डर्स को क्लासिफ़ाई किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके क्या कॉज़ फैक्टर है, क्या सिम्पटम्स हैं, किस तरीके से उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये भी इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ ही साथ हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का असेसमेंट कैसे करते हैं, किन-किन तरीकों से हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेस करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं और किस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन चीज़ है सोसाइटी में। और जभी भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में उतना बात नहीं करते। लेकिन ये दोनों ही हेल्थ जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर फिज़िकल हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसी तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि माइंड और बॉडी में हमेशा एक रिलेशनशिप होता है। अगर माइंड अच्छा है तो आपकी बॉडी भी कह सकते हैं स्वस्थ है, और अगर बॉडी स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी कहा जाता है कि वो स्वस्थ है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो कभी भी डेवलप हो सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में, किसी भी स्पेसिफिक कल्चर के लोगों में इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम देख सकते हैं। इसलिए जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं और किन-किन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो उसकी देखा जाए कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं क्या, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बार्लो एंड डोरन ने 2008 में बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया। उन्होंने ये कहा कि उम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में जब कोई डिसफंक्शन हो जाता है उसके बॉडी में, और साथ ही साथ जब वो बहुत ही डिस्ट्रेस की फीलिंग में, यानी उसका स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होता है और वो कोई भी अपने जो काम है वो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकता, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। और जिस रिस्पॉन्सेस को हम कल्चरली एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेस को, उसको उन्होंने कहा कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे पहली चीज़ तो है कि डिसफंक्शन का हो जाना। डिसफंक्शन मतलब किसी खराबी का हो जाना हर एक लेवल पे। दूसरा उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उसमें डिस्ट्रेस की फीलिंग जो है वो बहुत हाई होती है, यानी स्ट्रेस जब आपका जो है बहुत हाई लेवल पे जा रहा है तब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वो मोल्ड हो जा रहा है, वो उससे एसोसिएटेड है। और साथ ही साथ ये जो इम्पेयरमेंट है या जो ये डिस्ट्रेस है, किसी भी काम को करने में हम काम नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से, और ये रिस्पॉन्सेज जो हैं जो भी हैं वो हमारी कल्चर के द्वारा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो अब हम इन जो ये 3 क्राइटेरिया जो बार्लो ने बताया इसको हम बिल्कुल उस तरीके से लेते हैं, डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन का ये मतलब होता है कि जब किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इमोशनल यानी भावनात्मक और बिहेवियरल व्यवहारात्मक लेवल पे जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी वो किसी कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। यानी हर एक एस्पेक्ट पर, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, जब हर एक एस्पेक्ट पर उसको उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमने कहा साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पर्सन जो है वो बाहर गया है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पर डर लग रहा है उसको, और वो चाह रहा है कि वो डर के मारे वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सामान नहीं ले पा रहा है। जबकि डरने की ऐसी कोई भी वजह नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो डर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है, वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बिहेव नहीं कर पा रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन का उदाहरण होगा कि जहाँ पर वो कॉग्निटिव यानी सोच भी नहीं पा रहा है कि ऐसा कोई फ़ियर है ही नहीं, इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जा रहा है, बिल्कुल अपने आप को
कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और बिहेवियर होने की वजह से उसको लग रहा है कि वो तुरंत वहाँ से क्या हो जाए, भाग जाए, जिससे कि वो इस डर से बच जाए। तो इसको उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन, इस तरीके से उसको जो है परिभाषित किया। उसके बाद जो दूसरा है डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। तो डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए, ये बहुत ही एक कॉमन नॉर्मली कंपोनेंट है इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। जैसे कि अगर किसी किसी भी लव वन की डेथ हो जाए, आप किसी भी हमारे परिवार में किसी सदस्य की डेथ हो जा रही है या कोई भी इस तरीके से ट्रॉमा लग रहा है, तो उसको उन्होंने कहा कि इससे जो फीलिंग जनरेट होगी वो डिस्ट्रेस होगी और पर्सन जो है वो नॉर्मली वहाँ पर बिहेव नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्ट्रेस फंक्शनिंग का है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा आघातपूर्ण अवस्था आती है जहाँ पर हम बिल्कुल डिस्ट्रेस की फीलिंग में चले जाते हैं, एक नेगेटिव स्ट्रेस जो है हमारा बहुत हाई हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो वहाँ भी हम अपने व्यवहार में या अपने किसी भी इमोशनल एस्पेक्ट पर हम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमारा इम्पेयरमेंट होना या ब्रेकडाउन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इट्स कल्चरली नॉट एक्सपेक्टेड। तो कल्चरली हर एक कल्चर का अपना एक नॉर्म है, एक अपनी वैल्यू है और उसी कल्चर के नॉर्म और वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक इनसफिशिएंट क्राइटेरिया है एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर हम अपने कल्चर के नॉर्म से डेविएट हो जाएँ या हम एवरेज से डेविएट हो जाएँ, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो है वो एबनॉर्मैलिटी ज़्यादा होगी। तो जितना आप कल्चर के नॉर्म्स और वैल्यूज़ से डेविएट होंगे, जितना डेविएशन ज़्यादा होगा, आप एकदम अलग तरह से चलेंगे, उतना ही एबनॉर्मल जो बिहेवियर है वो क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। तो कल्चरली नॉट एक्सपेक्टेड का उन्होंने यही मतलब बताया। इसके अलावा भी एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ और क्राइटेरियाज को बताए गए हैं। तो उसमें से एक और है दैट इज़ वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म, कि अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हुए हैं अगर उनको वायलेट करता है या उनको तोड़ता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। क्योंकि हर एक सोसाइटी के अपने वैल्यूज़ हैं। अगर हम जैसे वेस्टर्न सोसाइटी को देख लें या हम इंडियन सोसाइटी को देख लें, अगर हम इससे बियॉन्ड होकर के चल रहे हैं, इन सोसाइटी के कल्चर्स को, वैल्यूज़ को नहीं फॉर्म कर रहे हैं और हम इसको बार-बार वायलेट कर रहे हैं इन नॉर्म्स को, तो हम कहते हैं कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग की तरफ उस पे बढ़ रहा है। तो कल्चरल डिफरेंसेस को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी के अपने वैल्यूज़ हैं, अपने बिलीफ सिस्टम है, अपने नॉर्म्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अगर कोई भी पर्सन इन वैल्यूज़, इन बिलीफ सिस्टम को वायलेट करता हुआ यानी तोड़ता हुआ नज़र आता है और बार-बार अगर उसको वो यही तोड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकली डिसफंक्शन चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया बताया गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिफाइन करने का, वो है स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, जिसको कि डेविसन, येलोन एंड क्रिंग ने 2004 में डिफाइन किया था और उसको एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया है एबनॉर्मल बिहेवियर का। बेसिकली इसमें है कि एक नॉर्मल कर्व होता है, अगर एक बेल शेप कर्व होता है, जिसमें कि ज़्यादातर जो पर्सन हैं, जो नॉर्मल है, वो एवरेज पर लाई करते हैं, यानी बीच में लाई करते हैं, सेंटर पे लाई करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर बीच में फॉल होने की बजाय या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में फॉल हो रहा है, यानी दोनों एंड में फॉल हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी है, यानी नॉर्मल में होने की बजाय वो क्या कर रहा है, डेविएट हो रहा है नॉर्मल से। तो इसको उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिकल डेविएंसी। तो स्टैटिस्टिकल डेविएंसी को उन्होंने एक कर्व के थ्रू बताने की कोशिश की है, जो कि एक बेल शेप कर्व होता है, जिसको कि हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, गड्ढे के आकार का कर्व होता है, उल्टा यू कर्व भी हम कह सकते हैं, जिसकी ये मान्यता है कि ज़्यादातर पर्सन जो कि नॉर्मल है, वो बीच में यानी एवरेज या सेंटर पे क्या करेंगे, मिडल पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। अगर कोई मिडल से डेविएट हो रहा है, यानी राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी दो एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसका जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको उन्होंने डिफाइन किया दैट इज द स्टैटिस्टिकल डेविएंसी की तरह। और जब भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, यानी जो कोई भी पर्सन जो है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम है, अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इस नॉर्मल कर्व को या स्टैटिस्टिकल डेविएंसी के कर्व को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये एक और क्राइटेरिया था डिफाइन करने का कि किस तरीके से हम जो है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं।
तो उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो बताया कि एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया हो गया साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन, जो कि अभी हमने देखा कि साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन का मतलब हो गया कि तीनों लेवल्स पर, चाहे वो कॉग्निशन हो, इमोशनल हो या बिहेवियरल, तीनों लेवल पर हम क्या है डिस्फंक्शन हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा उन्होंने कहा, और इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मली किसी भी सिचुएशन पर बिहेव नहीं कर पा रहा है। दूसरा उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन के अलावा जो डिस्ट्रेस्ड है या इम्पेयरमेंट जो हमारे अंदर आ रहा है, इसको भी उन्होंने क्या किया कि ये भी एक क्राइटेरिया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिफाइन करने का, कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी बहुत ही आघातपूर्ण अवस्था आ गई है और उसको हम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें बार-बार उसमें भी इम्पेयरमेंट हमारा दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो भी हम जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि ऐसे रिस्पॉन्सेज़ जो होते हैं दे आर नॉट कल्चरली एक्सपेक्टेड, ये कल्चरली एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी के अपने रूल्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इन 3 क्राइटेरिया के अलावा और क्राइटेरिया बताए गए, जिसमें से एक और क्राइटेरिया था वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। अगर कोई पर्सन जो है वो बार-बार जो है सोसाइटी के या समाज के नॉर्म्स को या वैल्यूज़ को या रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है बार-बार, तो वो भी क्या होगा, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ वो बढ़ रहा है, वो पर्सन, ये भी एक क्राइटेरिया बताया गया। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि स्टैटिस्टिकल डेविएंसी, कि हम एक एबनॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल बिहेवियर को एक हम कर्व के थ्रू बताते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर लोग मिडिल की तरफ है। अगर मिडिल से कोई डेविएट हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, क्राइटेरिया हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वेकफील्ड ने 1992-99 में एबनॉर्मल बिहेवियर को उन्होंने कहा कि इट्स एन हार्मफुल डिस्फंक्शन। इस अगर डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें या इस परिभाषा को हम ध्यान से देखें, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला है हार्मफुल और दूसरा है डिस्फंक्शन। हार्मफुल का मतलब होता है कि ये एक वैल्यू जजमेंट है। हार्मफुल का मतलब हो गया कि हमने कोई एक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया सेट किया है नॉर्मल बिहेवियर का, अगर कोई पर्सन का बिहेवियर उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, हार्मफुल है। तो ये एक वैल्यू जजमेंट है, जो कि एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, और इसका एक साइंटिफिक कंपोनेंट है कि किसी के बिहेवियर को हम हार्मफुल तभी कह सकते हैं कि जब हमने कोई स्टैंडर्ड या कोई मानक जो है हमने सेट कर दिया है और उस सेट पर उसका बिहेवियर नहीं आ रहा है, जो कि सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ पर डिपेंड है। अगर उस पर वो नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल है या हार्मफुल है। डिसफंक्शन जो होता है वो तब अकर होता है, ये एक हमारे जब हमारे इंटरनल सिस्टम पे, यानी जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, अगर वो अनेबल हो जाता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं जैसे डिसफंक्शन। जैसे अभी डिसफंक्शन में हमने ये भी देखा कि हम इमोशनली नहीं कोई काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल अवस्था में हैं, या हम कॉग्निटिवली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या हम जो है वो हम बिहेवियरल लेवल पर भी जो है हमारा डिसफंक्शन दिख रहा है, यानी ब्रेकडाउन दिख रहा है हर एक लेवल पर, तो उसको उन्होंने कहा डिसफंक्शन। तो जो वेकफील्ड है, उन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी और बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा हार्मफुल डिसफंक्शन है जिसमें हार्मफुल एक कंपोनेंट है और डिसफंक्शन इसमें 2 कंपोनेंट है। हार्मफुल किसी के बिहेवियर को या व्यवहार को हम तब कहेंगे जब हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया है और उस स्टैंडर्ड पर वो पर्सन जो है वो लाई नहीं कर रहा है, तो उसका बिहेवियर हमारा हार्मफुल हो गया। और डिसफंक्शन का मतलब है कि हम ये हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है, या जो हमारी आंतरिक जो हमारा एक तंत्र चलता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल मैकेनिज्म, जिससे की वजह से हम जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो DSM-5 यानी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इस संस्था को जो है वो डेवलप किया था, DSM, जिसका फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो DSM जो कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने 2013 में सबसे प्रॉपर डेफिनेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दी कि हम किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो DSM ने कहा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसमें हमारा बिहेवियरल, इमोशनल और कॉग्निटिव डिसफंक्शन हमें दिखाई देता है, जो कि कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये एसोसिएटेड है हमारे पर्सनल डिस्ट्रेस, हमारे और इम्पेयरमेंट, यानी नॉर्मल लाइफ में जब हम
नहीं कुछ प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पा रहे हैं, तो इसको जो है वो उन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा। तो ये था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, और अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या नॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि जब आप कोई सामान्य अवस्था से आप नॉर्मली डेविएट हो जाते हैं, आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमने कहा कि ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल या एबनॉर्मल हमारा बिहेवियर है। तो इस तरीके से जो है वो उसको डिफाइन किया गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री को देखा जाए कि कहाँ-कहाँ से जो है हमारा ये ओरिजिनेट हुआ है, कि किस-किस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर काम किया है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया गया और कैसे इसको जो है हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश की। तो सबसे पहला जो हिस्ट्री में देखा गया, जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें एबनॉर्मल बिहेवियर के मिलते हैं, वो 16th सेंचुरी बीसी यानी कि फ्रॉम इजिप्टियन पेपरी से मिलते हैं, उसमें दिखाया गया है। और इन्होंने पहले क्या होता था कि जब भी हम एबनॉर्मल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते थे, तो लोग कहते थे कि ये भूत प्रेत की अवस्था है, कोई डेमॉन है, यानी कोई भूत प्रेत है जो कि किसी पर्सन के ऊपर आ गया है, और उसी तरीके से उसको जो है वो ट्रीट किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए इस स्टेज के ऊपर, इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे काम होता गया, तो ये देखा गया कि बहुत ही अच्छी तरीके से पहले इसको नहीं ट्रीट किया जाता था, कि जो भी पर्सन, अगर मान लीजिए किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, तो लोग इसको पहले शुरुआत में पहचान नहीं पाते थे, और इनको लगता था कि कोई भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और उसका ट्रीटमेंट जो भी है बहुत ही ख़राब तरीके से किया जाता था। अगर उसको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पर देखा जाए, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डील नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे हम इस पे के ऊपर काम करते गए, इसके आगे इस पे जो रिसर्चेज़ होती गई, तो इसमें जो सबसे पहले एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से एक मेंटली इल पर्सन को का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ फ्रांस में बाय फिलिप पिनेल ने, जिन्होंने इसके ऊपर कहा कि नहीं, जो भी मेंटली इल पर्सन है, उसको भी अधिकार है कि उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे कि अगर हम फिज़िकल, कोई इंसान मान लीजिए शारीरिक रूप से बीमार है, तो जिस तरीके से उसका इलाज किया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो मेंटली इल पर्सन है, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसका भी ट्रीटमेंट जो है हमें एक मानवतावादी दृष्टिकोण से करना चाहिए। हम उसको ऐसे ही ट्रीट नहीं कर सकते कि हमने झाड़-फूँक कर दिया, हमने ये कर दिया, और भी बुरी तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट होता था पहले। उसके बाद एंशिएंट टेक्स्ट, यानी बहुत ज़्यादा ये सब आया, इंडिया में भी इसको जो है आगे जाकर के इन मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया गया, और प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया। उसके बाद आगे के देखा गया कि जो हिप्पोक्रेट्स, जो कि जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता था, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने भी इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि अगर कोई मान लीजिए मेंटली इल पर्सन है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है और उसको उस तरीके से हम ट्रीट ना करें। उन्होंने कहा कि जो मेंटल इलनेस है, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस की तरह ही कॉज़ होते हैं। अगर मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई खराबी आ गई है या आपके उसमें है, तो इसका एक कॉज़ ब्रेन में डिसफंक्शनिंग की वजह से, ये हम नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। और इसीलिए जब हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें इसकी ट्रीटमेंट भी हमें प्रॉपर तरीके से उसको देनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये नहीं कि हमें उसको उस तरीके से ही छोड़ देना चाहिए। तो जो मानसिक रूप से ग्रसित पर्सन है, उनका भी ये पूरा अधिकार है कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिले। तो उन्होंने ये कहा कि जो ब्रेन है, वो हमारा एक सेंट्रल ऑर्गन है, और ये हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी जो भी हम जो है कोई भी बौद्धिक स्तर पे कोई काम करते हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और उन्होंने ये कहा कि मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो हमारा हेरिडिटरी है, यानी हमारे जो वंशानुगत जो हमारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, और अगर हमारे मान लीजिए हेड में कोई इंजरी हो गई है, तो वो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो कहने का उनका ये मतलब था हिप्पोक्रेट्स का, कि आज तक जो हम ये कहते रहे कि किसी भी कोई भी अगर पर्सन मानसिक रूप से ग्रसित है, तो वो कोई भूत प्रेत का साया उसके ऊपर नहीं है, कोई डेमोनोलॉजी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसका मेन कारण किसी ब्रेन में हमारे जो डिसफंक्शनिंग हो जाती है, उसकी वजह से होता है।
तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो हमें एप्रोप्रिएट तरीके से देना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देना चाहिए। ये नहीं कि मानसिक रूप से ग्रसित पर्सन को हमें ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसका भी अधिकार है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रेन होता है वो एक हमारा सेंट्रल ऑर्गन है, और जितनी भी बौद्धिक क्रियाएं हम करते हैं वो हम इसी के थ्रू करते हैं, अपने ब्रेन के थ्रू करते हैं। तो जो मानसिक बीमारी है उसका मेन कारण क्या है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे वंशानुगत कारक हैं जो हमें अपने उनसे मिलते आए हैं, वो एक मेन महत्वपूर्ण कारक है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी पर्सन के हेड में इंजरी हो गई है या उसको कोई ट्रॉमा लग गया है, तो उसकी वजह से भी हमें जो है मेंटल डिसऑर्डर्स हम देखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनका प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को, जो हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया, जिसमें उन्होंने पहला बोला मेनिया, दूसरा था मेलनकोलिया एंड द फ्रेंटिस, जो कि ब्रेन फीवर जिसको कहा जाता है। और उन्होंने क्लासिफ़ाई किया कि हमारे जो पर्सनैलिटी में उसमें 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड यानी जो जिसको रक्त कहा, फेलिगम, ब्लैक एंड येलो बाइल, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। और इन्हीं ह्यूमर की वजह से जो हमारे बॉडी में जो तरल ये जो पदार्थ हैं, इन्हीं की वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी क्या होती है, डिफाइन होती है। तो जो हिपोक्रेट्स थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, और उन्होंने सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये कहा कि मेंटल डिसऑर्डर्स को भी हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हम किसी भी तरीके से उसको नहीं वो कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, इतिहास था कि मेंटल डिसऑर्डर्स किस तरीके से जो है वो उसको जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रखा गया और उसको ट्रीटमेंट किया गया। अब बात आती है कि कई सारे मॉडल्स हैं जिन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन की गई है। तो यहाँ पर हम कुछ साइकोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो था द साइको डायनेमिक मॉडल, जो कि जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड, वो लेकर के साइकोडायनेमिक अप्रोच को लेकर आए थे। और अगर फ्राइड की हम बात कहें तो उन्होंने कुछ 3-4 बातें कही। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा जो भी व्यवहार होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है, गवर्न होता है। यानी जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन हमारा जो मानसिक अवस्था है, उससे हमारा व्यवहार जो है वो गवर्न होता है। और उन्होंने कहा कि जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारे जो चाइल्डहुड, जो हमारे बाल्यावस्था के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यवहार को बनाने में। उन्होंने पर्सनैलिटी यानी जो हमारा व्यक्तित्व है उसके 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, इड, ईगो और सुपर ईगो। जिसमें इड जो है हमारा वो पार्ट है जो कि प्लेज़र पे काम कर रहा है केवल, ईगो हमारा रियलिटी पे काम करता है, और सुपर ईगो हमारा मोरालिटी पे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि एबनॉर्मैलिटी कैसे आती है, अगर इड, ईगो, सुपर ईगो में प्रॉपर तरीके से बैलेंस है तो हम नॉर्मल बिहेवियर में की बात करते हैं। लेकिन अगर इड, ईगो और सुपर ईगो में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इन तीनों के बीच में, कि हर एक पर्सन कह रहा है कि हमारी डिमांड्स को पूरी की जाए, तब जाकर के इससे क्या होता है कि साइकोपैथोलॉजी, एबनॉर्मैलिटी हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल सी उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारे पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर यानी इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों में प्रॉपर तरीके से बैलेंस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन अगर इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट का लेवल बहुत हाई है, और अगर एंजाइटी का लेवल बहुत हाई है, ईगो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जा रहा है बिकॉज ऑफ द इड और द सुपर ईगो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम नॉर्मल बिहेवियर की तरफ या साइकोपैथोलॉजी की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिकल मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल था वो हमारा साइकोडायनेमिक मॉडल था, जो कि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने डेवलप किया। और उन्होंने सिंपल कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर हमें क्यों होता है, कैसे उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बेसिस पर उनको डिफाइन किया। अब दूसरा मॉडल था हमारा बिहेवियरल मॉडल, जिसको कि व्यवहारात्मक हम सिद्धांत भी बोलते हैं। ये मॉडल जो है वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल जो था, जिसके कि वॉटसन जो थे वो थे, उसके बेस उसको लेकर के चलता है। और इन्होंने कहा कि साइकोपैथोलॉजी यानी एबनॉर्मलिटी कैसे आती है, तो उन्होंने कहा कि एबनॉर्मलिटी आती है जब हम अपने जो भी हम लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंटल सिचुएशंस से। यानी अगर हम प्रॉपर तरीके से लर्न कर रहे हैं
इन्वायरमेंट सिचुएशन को, जो हमारा लर्न रिएक्शन है वो बिल्कुल सही है, लर्निंग हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर नॉर्मल है। लेकिन अगर हम फॉल्टी लर्निंग कर रहे हैं, गलत तरीके की लर्निंग कर रहे हैं, गलत तरीके से सीख रहे हैं, चाहे वो हम क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू करें या ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू करें, अगर हम फॉल्टी लर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमारी एबनॉर्मेलिटी की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। क्योंकि बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है बहुत ही फेमस था लर्निंग के लिए, जिसमें कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ी है इवान पावलोव की, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पढ़ी है हमने स्किनर की, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग पढ़ी है हमने बैंड्यूरा की। तो इन्हीं 3 लर्निंग के बेसिस पर इन्होंने कहा कि अगर हमारे लर्न रिएक्शंस किसी भी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस के लिए, किसी भी एनवायरमेंटल सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों लर्निंग से हम कोई फॉल्टी लर्निंग कर रहे हैं, हम गलत तरीके से कोई चीज़ सीख ले रहे हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि हमारी एबनॉर्मलिटी जो है वो यहाँ से क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल बोलता है। उसके बाद कॉग्निटिव मॉडल आया, जो कि जिसका जो अप्रोच था इंट्रोड्यूस किया एल्बर्ट एलिस ने 1962 में एंड एरॉन बैक ने इन 1967 में। इन दोनों की थेरेपी बहुत फेमस है। एल्बर्ट एलिस की हम रैशनल इमोटिव थेरेपी पढ़ते हैं, जो कि हम काउंसलिंग सेशंस में अप्लाई करते हैं, और एरॉन बैक की भी जो है हम नेगेटिव ट्रायड मॉडल जो है यूज़ करते हैं फॉर द डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए। तो इस मॉडल में उन्होंने ये कहा कि हमारी जो साइकोपैथोलॉजी है, यानी जो एबनॉर्मेलिटी है, वो कहाँ से होती है, इसका क्या कारण है, कैसे होती है। जब हम कोई इरेशनल बिलीफ, यानी गलत तरीके से हम सोचते हैं, गलत तरीके की कोई कोई धारणा अपने में डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग होती है वो डिसफंक्शनिंग हो जाती है उसमें, यानी हम गलत तरीके से उस पर काम करने लग जाते हैं। तो ये हमारी जो एबनॉर्मल बिहेवियर की यहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक मॉडल की बात कर रहे हैं, और संज्ञान में अगर हम देखा जाए तो हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा थिंकिंग है, हमारा रीजनिंग है, हमारी मेमोरी है, अटेंशन है, इन सबको हम रखते हैं। तो इन्होंने सिंपल बात कही कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए इरेशनलिटी, यानी गलत तरीके का विश्वास धारण कर ले रहे हैं, इरेशनल बिहेवियर कर ले रहे हैं, जिससे की वजह से हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग का प्रोसेस है, वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, उसकी वजह से हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये कॉग्निटिव मॉडल था जिन्होंने थिंकिंग के बेसिस पर डिफाइन किया। बिहेवियरिस्टिक मॉडल ने लर्निंग के बेसिस पर एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन किया, एंड साइकोलॉजिकल या साइकोडायनेमिक मॉडल ने ये कहा कि अगर हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज आ जा रहा है, जिसकी वजह से हम एबनॉर्मेलिटी को क्या करते हैं, फील करते हैं। उसके बाद एक और मॉडल आया जिसको कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हम मॉडल कहते हैं, और इस मॉडल ने प्रपोज किया कि जो इनसाइट है हमारा किसी भी बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कभी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में कभी-कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपनी सेल्फ को नहीं प्रॉपर तरीके से पहचान पाते हैं, अपने लाइफ में हमारा क्या मीनिंग है, हमारा क्या पर्पस है, क्या हम जो है अपनी चॉइस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस है हमारा, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है, ये बेसिकली एक इंसाइट डेवलप करता है हमारे बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम के लिए। और जब हम कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपने सेल्फ अवेयरनेस को नहीं प्रॉपर तरीके से देख पाते, हम वैल्यूज़ को जो है वो नहीं सेंस कर पाते, हम अपनी लाइफ में हमारा क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, अगर हम इसको नहीं देख पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट मॉडल था, ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड था, ये इन्होंने हमेशा पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग इन लाइफ, कि हमारे लाइफ में क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम इसको ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में बने हुए हैं, हमारे अंदर द्वंद्व बहुत है हर चीज़ को लेकर के, तो हम जो है वो नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो इसको उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल मॉडल। तो अगर हम ब्रीफ में अगर हम मॉडल्स की बात करें कि किस किस तरीके से इन मॉडल्स ने जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया है, तो साइकोडायनेमिक मॉडल जो कि सिगमंड फ्राइड लेकर आए थे, बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो कि वाटसन या बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स के थ्रू आया, कॉग्निटिव मॉडल जो कि एल्बर्ट एलिस और एरॉन बेक का है, एंड ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशन मॉडल जो है उसने ये बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और मॉडल आया, दैट इज सोशियो कल्चरल मॉडल, एंड सोशियो कल्चरल मॉडल जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए।
तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कल्चर है, एक अपना ग्रुप है, एक वैल्यू सिस्टम है, जो कि उसके लाइफ में या उसकी पर्सनैलिटी पर, व्यक्तित्व पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि कि हमारे जो लाइफ के जो डेली लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्ट्रेसर्स जो है वो हमारी वल्नरेबिलिटी मेंटल डिसऑर्डर्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम स्ट्रेसर्स को, जो हमारे लाइफ में जो हमारे स्ट्रेस के कारक हैं, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से नहीं डील कर पा रहे हैं, तो हम क्या होंगे, एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज पर आ जाएंगे। तो ये जो मॉडल है, ये बेसिकली सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ इसके ऊपर काम करता है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इन स्ट्रेसेस को डील करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा मॉडल, सोशियो कल्चरल मॉडल, जो कि उस पे बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा मेंटल डिसऑर्डर्स के टर्म्स में, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी था कि हम सिम्टम्स और उसके बेसिस पर ही प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते थे कि कौन सा मेंटल डिसऑर्डर किस कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्यों क्लासीफाई किया। तो सबसे पहला रीज़न जो था, जो कारण था, कि जितने भी हमारे माल अडेप्टिव बिहेवियर है, या हमारी जो ऐसे बिहेवियर जो कि डिसफंक्शनिंग है जिनमें, तो ये इनको डिफरेंशिएट करता है अलग अलग तरीके से, कि अगर इस तरीके का माल अडेप्टिव बिहेवियर है तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, इस तरीके का है तो इस कैटेगरी में आ रहा है। दूसरा, कि ये जो है, अगर क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी था कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनके नेचर, उनके कॉज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में हमें ये पता चलता कि अगर कोई पर्सन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है, तो उसके लिए कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसलिए भी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी था। और क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी था कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी था कि हम क्लासिफिकेशन को रखें कि ये जो है नॉर्मल बिहेवियर है और ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर है। क्लासिफिकेशन को इसलिए भी ज़रूरी माना गया कि ये हमें जो है एक ऐसा डेटा प्रोवाइड करता था जिससे हमें ये पता चलता था कि कोई भी डिसऑर्डर अगर है तो उसका पॉपुलेशन में क्या फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या प्रेवलेंस रेट है, कितना ये किस जेंडर पर ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कितने समय से ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी था इस क्लासिफिकेशन को करने का। उसके बाद हमें ये भी पता चलता था कि कोई भी डिसऑर्डर है तो उसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसके सोशो लीगल एस्पेक्ट होंगे, किस-किस को हमें रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी, अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करते तो ये नहीं पता चल पाता। और साथ ही साथ हमें ये भी फाइंड आउट होता था कि कोई नए टाइप का डिसऑर्डर तो नहीं कोई आ गया है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी थी, इसलिए क्लासिफिकेशन को जो है वो किया गया। क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली हमारा इन्हीं चीज़ों को देखता था, और क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसका क्या नेचर है, उसकी क्या कैटेगरी है, उसके क्या सिम्टम्स एंड साइंस हैं, और कोई भी जो डिसऑर्डर है उसको हम किस तरीके से डायग्नोज करेंगे, कैसे उसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर कोई डिसऑर्डर फाइंड आउट हो गया है, नया डिसऑर्डर आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स क्या होगा, उसका सिम्टम एंड साइन क्या होगा, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट डिसऑर्डर जो है उसका पॉपुलेशन में क्या रेट है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, उसका क्या प्रेवलेंस है, कितने महीने तक, कितने साल तक ये डिसऑर्डर, अगर उसके सिम्टम दिख रहे हैं तो ये डिसऑर्डर हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये सब जानने के लिए ही हमने क्लासिफिकेशन किया मेंटल डिसऑर्डर्स का। अब नेक्स्ट है कि अप्रोचेस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि किन-किन अप्रोचेस को फॉलो किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया। एक था हमारा क्लासिकल कैटेगोरिकल, कि इसके बेसिस पर हमने जो है वो कैटेगराइज़ किया है मेंटल डिसऑर्डर्स को। दूसरा है हमारा डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है हमारा प्रोटोटिपिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल कैटेगोरिकल अप्रोच की, जिसको कि एमाइल क्रिपलिन ने 1856 टू 1926 सीई में डेवलप किया था। एंड इन्होंने कहा कि जो साइकोपैथोलॉजी है उसका एक बायोलॉजिकल रूट है, एक जैविक रूट है, और उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल अप्रोच है वो बेसिकली कुछ बातों को एज्यूम करती है। क्लासिकल कैटेगोरिकल, उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको हम हेल्दी एंड डिसऑर्डर्ड कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यानी
या तो नॉर्मल होगा या तो एबनॉर्मल होगा। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल कैटेगोरिकल अप्रोच। दूसरा उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्क्रीट और नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कि सिम्टम्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये एक दूसरा एजम्पशन था क्लासिकल कैटेगोरिकल अप्रोच को लाने का। उन्होंने कहा कि हर एक डिसऑर्डर पर केवल एक ही जो कॉजल फैक्टर है, एक ही कारक है, वही अप्लाई होगा, बाकी चीज़ें हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन सेट ऑफ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, हर एक डिसऑर्डर को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, और वो उस तरीके की वजह से हमको ये पता चलता है कि उस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से होगा। तो क्लासिकल जो कैटेगोरिकल अप्रोच था वो इन एजम्पशंस को मानता था। पहला उन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है हम उनको दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल, यानी हेल्दी एंड द डिसऑर्डर्ड। दूसरा उन्होंने कहा कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट में एंड द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में, कि डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम एंड द साइन। उसके बाद उन्होंने कहा कि केवल एक कॉजल फैक्टर है पर डिसऑर्डर, यानी हर एक डिसऑर्डर के ऊपर एक ही कॉजल फैक्टर है, एक ही कारक है जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिसऑर्डर के लिए। और उन्होंने कहा कि डिसऑर्डर को डिफाइन करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही क्राइटेरिया है, और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उस डिसऑर्डर का हम डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये क्लासिकल अप्रोच था जो कि बताता है, इस तरीके से उन्होंने एज्यूम करके किया। उसके बाद था हमारा डायमेंशनल अप्रोच, जो कि क्लासिकल कैटेगोरिकल अप्रोच से ही कुछ मिलता जुलता था। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी बिहेवियर है, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है या कोई भी पर्सन है, उसके बिहेवियर को हम उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसका इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसका मूड क्या है, उसकी एग्रेशन क्या है, ये सब उसकी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने कहा कि इन सब स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, एक स्केल के थ्रू रेट कर सकते हैं। एक रेटिंग स्केल बनाया गया इन स्ट्रेंथ को। जैसे अगर इमोशनल स्टेबिलिटी है तो उसके आगे एक स्केल लगा दी गई कि अगर 1 से लेकर 5 तक कि ये जो है किस कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरीके से अगर उसका मूड था तो उसको भी स्केल के थ्रू मापा गया, और एग्रेशन था तो उसको भी स्केल के थ्रू मापा गया। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को हम 0 से लेकर 10 के स्केल पर क्या कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, फिर चाहे वो मूड एग्रेशन हो, या फिर चाहे एग्रेशन हो, मूड डिसऑर्डर, जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर मान लीजिए 2 उसको नंबर देना है तो उसका मतलब वो माइल्डली एंशियस है। अगर एंजाइटी को रेट किया जाए तो वो माइल्डली एंशियस है। अगर 5 रखा जाए तो वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है और माइल्डली एग्रेसिव है। तो इस तरीके से क्या कर दी गई, एक स्केल बना दी गई, और स्केल के बेसिस पर हमने जो है वो उसको इन पर्सन के बिहेवियर को और स्ट्रेंथ को क्या किया, डिफाइन करने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो है डायमेंशनल अप्रोच ने बोला। और इन्होंने कहा कि हम एक बिहेवियर को, हर एक पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम सेम डायमेंशन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन का हम मूड एग्रेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो दूसरे पर्सन का भी हम मूड एग्रेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम सेम डायमेंशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए उनके बिहेवियर में इस रेटिंग के बेसिस पर कोई डिफरेंस आता है तो हम उनको लो से हाई की कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन, 2 पर्सन है और हमने उनका डिप्रेशन का लेवल देखा, तो अगर एक पर्सन में इसी स्केल के थ्रू बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है, 10 का स्कोर आ रहा है, और किसी का 5 का स्कोर आ रहा है, तो 10 वाले को हमने कहा कि वो हाईली डिप्रेसिव पर्सन है, और 5 वाले को हमने कहा कि वो उससे लो डिप्रेसिव पर्सन है। तो स्केल के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि इनके बिहेवियर को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, और हमने इनको बता दिया कि इस तरीके से ये होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आई वो थी प्रोटोटिपिकल अप्रोच, और इस अप्रोच ने कैटेगोरिकल और डायमेंशनल अप्रोच दोनों को ही क्या किया, कंबाइन किया। और कंबाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, उसको हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हमारी इसेंशियल एंटिटी और दूसरी हमारी नॉन इसेंशियल, और इसी के बेसिस पर हम जो है क्या करते हैं, पर्सन को कैटेगराइज करते हैं। तो ये सारी कुछ अप्रोचेस थी जो कि उसमें देखा गया क्लासिफिकेशन में। तो पहली थी हमारी क्लासिकल अप्रोच और दूसरी थी हमारी दैट इज़
नॉन क्लासिफिकेशन जो है आपकी डायमेंशनल अप्रोच, और तीसरी हो गई हमारी दैट इज़ द प्रोटोटिपिकल अप्रोचेस। इन अप्रोचेस ने जो है ये बताया कि हम किस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया मेंटल डिसऑर्डर्स का, जिसमें कि डब्ल्यूएचओ ने लेकर आए आईसीडी को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसमें फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स दोनों को रखा गया। उसके बाद डीएसएम आए, डीएसएम के कई डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लेकर आए थे। इन्होंने भी क्या किया, मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासीफाई किया, और आज भी हम जो है वो डीएसएम को यूज़ करते हैं एज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, और बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसके कई सारे वर्जन्स हैं डीएसएम के, डीएसएम 1, डीएसएम 2, डीएसएम 3, डीएसएम 4, डीएसएम 4 टीआर दोबारा से रिवाइज किया गया, एंड डीएसएम 5, और अब हम डीएसएम 5 टीआर पर भी है। तो डीएसएम में कई सारे कैटेगरी सिस्टम आए जिसके इन्होंने पता चला कि जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो डीएसएम है एक तरीके का मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए मैनुअल को यूज़ करते हैं, इसी तरीके से ये मेंटल डिसऑर्डर्स की एक तरीके से मैनुअल या हैंडबुक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरीके से किन किन मेंटल डिसऑर्डर्स को किस कैटेगरी में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम एंड साइन, और क्या क्या उसको उसका डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या है, उसका ट्रीटमेंट सिस्टम क्या है। तो इन जो क्लासिफिकेशन है इसके थ्रू हमें ये पता चलता है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया, क्रिटिसाइज भी किया गया। इसी तरीके से जो डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला था आईसीडी, इसके भी कई वर्जन आ चुके हैं। अभी हम आईसीडी 11 पर चल रहे हैं, और आईसीडी 10, आईसीडी 9 हम ये सब इसको जो है वो देख चुके हैं। तो इसमें हम बेसिकली कोडिंग सिस्टम्स करते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स भी है, और इसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दोनों को लेकर के चल रहे हैं। एंड आईसीडी जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी जो डीएसएम है वो बेसिकली अमेरिकन पॉपुलेशन के बेसिस पर ही बनाया गया है, लेकिन जो आईसीडी है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी बहुत सारी कंट्रीज जो है इस आईसीडी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम का को क्रिटिसाइज भी किया गया कि क्यों हमने क्लासिफिकेशन बनाया, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने से होता क्या है कि हम किसी पर्सन की लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म था कि अगर हमने क्लासीफाई किया है तो हमने उस पर्सन की लेबलिंग कर दी है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही उसको मूड डिसऑर्डर है, या ये पर्सन जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो लेबलिंग जो है वो एक नेगेटिव साइन देता है कि हमने किसी पर्सन की लेबलिंग कर दी, और फिर जब हम लेबलिंग करते हैं तो सोसाइटी उस पर्सन को उसी तरीके से क्या करती है, ट्रीट कर देती है। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था मेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और दूसरा था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कई सारे इन्फॉर्मेशन को उस पर्सन से रिलेटेड लॉस कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि उसकी जो यूनिकनेस है पर्सन की वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि जो भी लॉस हुआ है क्या उस पर्सन से रिलेटेड वो रेलिवेंट था या नहीं था, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किया तो गया, लेकिन उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि हम पर्सन की यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, और लेबलिंग जो है वो बिल्कुल सही बात नहीं होती है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ और क्रिटिसिज्म भी किया गया कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के टर्म्स में देखा गया कि जो भी हम टेस्ट प्रोसीजर्स करते थे उन मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफाइन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने कोई टेस्ट लगाया, तो ये देखना जरूरी था कि वो टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, कि जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा टेस्ट क्या वो ऑथेंटिक देगा या नहीं देगा, ये भी ज़रूरी था। और अगर कोई टेस्ट हमने बनाया तो उसकी वैलिडिटी को देखना भी बहुत ज़रूरी था कि क्या वो टेस्ट जो है वो वैलिड है या नहीं, यानी अगर हम इसको 6 महीने बाद भी अप्लाई करें तो क्या ये टेस्ट हमें सेम रिजल्ट देगा उस पर्सन के ऊपर या कुछ अलग चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था, क्योंकि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखना बहुत ज़रूरी था। किसी भी टेस्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को हम चेक करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए इस टेस्ट को बिना रिलायबल वैलिड के लगा दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें सही तरीके से नहीं मिलेगी। तो ये भी क्रिटिसिज्म था। तो क्लासिफिकेशन करने का पहला हो गया कि कई सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती थी उस पर्सन की जब हम क्लासिफिकेशन हमने किया। दूसरा, हमने पर्सन की लेबलिंग कर दी कि हमने उसको एक फिक्स क्राइटेरिया पे रख दिया कि ये है, और फिर उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद क्रिटिसिज्म था कि जो भी टेस्ट प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है,
कोई भी अगर मान लीजिए हम इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं किसी पर्सन को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो रिलायबल है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत हेल्प मिली किसी भी डिसऑर्डर के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होता तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सा जो डिसऑर्डर है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है या न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए उसको किया गया। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहला जैसे डीएसएम में आपको बताया गया, डीएसएम जो था एक मल्टी एक्सिकल सिस्टम था, यानी यहाँ पे कई सारे एक्सेस रखे गए थे और इन एक्सेस पर डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया था। तो जैसे कि पहला एक्सेस 1 था, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर को रखा गया। अभी आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। एक्सेस 2 में जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को रखा गया। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे वो एक्सेस 2 में आते थे। फिर जितने भी फिजिकल डिसऑर्डर्स थे वो एक्सेस 3 में आते थे। फिर एक्सेस 4 में जितने भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था वो सब इसके अंदर रखा गया। और एक्सेस 5 में करंट लेवल ऑफ अडाप्टिव फंक्शनिंग कि पर्सन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, एक्सेस 5 में रखा गया, इसको चेक किया गया। तो ये डीएसएम थर्ड था। उसके बाद डीएसएम थर्ड आर आया, उसको दोबारा से रिवाइज किया गया, जिसको कि 1987 में पब्लिश किया गया। और इसमें जो है वो ये जो टेस्ट हम यूज़ करते थे इन डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया कि इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हमें और अच्छा रिजल्ट मिले कि हम सही उसके डायग्नोसिस पर पहुंच जाए, ट्रीटमेंट प्रोसीजर पे पहुंच जाए। तो डीएसएम 3 एंड 3R की प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स रखे गए थे उनको जो है वो एम्पेरिकली वो एस्टैब्लिश्ड थे, वो नहीं थे। जैसे कि कोई क्राइटेरिया अगर पैनिक डिसऑर्डर का है तो कि 4 पैनिक अटैक पे कहा जाएगा कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है या 5 पैनिक अटैक पे कहा जाएगा कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि अप्रॉक्सीमेशन क्या है मतलब उसका। नेक्स्ट था कि इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ उस दौरान और क्लिनिशियन ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बल्कि जितने भी क्लिनिशियन थे वो आईसीडी को ज़्यादा यूज़ करते थे, इसको उन्होंने कम यूज़ किया। उसके बाद जब डीएसएम 3 को रिवाइज किया गया तो डीएसएम 4 एंड डीएसएम 4 टीआर आया 2000 में। और ये जो सिस्टम आया तो इसमें काफ़ी उम्मीदें क्लिनिशियंस की जगी, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक डेटा था इस डीएसएम टीआर में, डीएसएम 4 टीआर में, डीएसएम 4 में। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रखा गया था मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की गई टूल्स की। और जितने भी ओरिजिनली और ऑर्गेनिकली और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनके बीच में डिफरेंशिएट किया गया। और मल्टी एक्सिकल सिस्टम जो है वो कुछ चेंजेस किए गए, उसमें 5 एक्सिस में डिफरेंट चेंजेस किए गए, जिसमें एक्सिस 1 में जो है वो जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर स्किल्स डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये सब रखा गया इसके अंदर। एक्सिस 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन को रखा गया। एक्सिस 3 में जो है वो जनरल मेडिकल कंडीशन की टोटली में जो है वो पर्सन क्या है उसका फिजिकल कंडीशन, इसको रखा गया। एक्सिस 4 में साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रखा गया, जो कि डीएसएम 3 एंड डीएसएम आर में भी यही था। और एक्सिस 5 में करंट फंक्शनिंग, यानी ओवरऑल जो पेशेंट की फंक्शनिंग है वो कैसी है हर एक लाइफ एरिया में, चाहे वो सोशल हो, ऑक्यूपेशनल हो, इमोशनल हो, हर एक एरिया में वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है उसको रखा गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिवाइज की गई डीएसएम 4 एंड डीएसएम 4 टीआर में। और मल्टी एक्सिकल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया गया, रिलायबिलिटी वैलिडिटी को टूल्स की बढ़ाया गया। और जितना भी जो डिफ्रेंशिएशन था ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट में, उसमें भी क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये था डीएसएम 4 एंड डीएसएम 4 टीआर। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आगे और फिर कंटिन्यू किया गया। तो ये जो मल्टी एक्सेस सिस्टम है, यानी जो एक्सेस के बेसिस पर हमने डिसऑर्डर्स को बांटा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है कि यूजुअली जो है वो जितने भी क्लिनिशियन है वो एक्सेस 1 डिसऑर्डर को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या मोटर स्किल डिसऑर्डर, इन सबको रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस है। दूसरा, एक्सेस 2 डिसऑर्डर जो है एक्सेस 1 डिसऑर्डर से पहले एग्जिस्ट नहीं भी
एक्सेस टू वन से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन्होंने ये भी बताया। और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वन एंड एक्सेस टू जो है वो कभी कभी ट्रीटमेंट में डिफिकल्टी ट्रीट करता है कि किसको माना जाए, एक्सेस वन को माना जाए, एक्सेस टू को माना जाए, इस तरीके से। तो मल्टी एक्सेल सिस्टम का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो एक्सेस सिस्टम है, ये सबसे बड़ी बात हमें ये बताते हैं कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का कॉज जो है वो क्या होगा, और कॉज के बेसिस पर ही हमने क्या किया है, उसको वो कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। तो इस तरीके से जो DSM-4 एंड DSM-4 आया, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लासिफिकेशन सिस्टम को ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग जो है वो DSM-5 में आ गए, इसमें और रिवाइज़ किया गया। DSM-4 के बाद फिर से DSM-5 में रिवाइज़ किया गया और इसको 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया। DSM-5 की कुछ खास बातें ये थी कि जो एक्सेस सिस्टम जो हम DSM-4 और DSM-4 में फॉलो कर रहे थे, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि DSM-5 में कोई भी एक्सेस सिस्टम जो है वो नहीं होगा। कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की रीनेमिंग की गई और उनकी सिम्टम्स और साइंस को देखते हुए उनमें और मॉडिफिकेशन जो है वो किया गया। तो उन्होंने ये भी कहा, जेंडर डिफरेंसेस को भी देखा गया कि जो भी डिसऑर्डर अगर जेंडर डिफरेंस और प्रेवलेंस मेल और फीमेल में अलग अलग दिख रही है, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया। और कल्चरल बैकग्राउंड को भी उन्होंने बहुत फॉलो किया DSM-5 ने, कि क्योंकि कल्चर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। तो कल्चरल बैकग्राउंड्स को भी जो है वो क्लिनिशियन ने रखा कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी दूसरे कल्चर से आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। उसके बाद ये जो DSM-5 था, इन्होंने कई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंटेन किए 16 आइटम कल्चरल फॉर्मेशन इंटरव्यू के थ्रू। और इस इंटरव्यू के थ्रू पेशेंट का जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम था वो फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। और इस तरीके से DSM-5 जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। कई सारे डिसऑर्डर्स जो थे उसमें उन्होंने जो है वो नेमिंग की, उसको दोबारा से उन्होंने वो किया। उसके बाद मल्टी एक्सेस सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो अभी हम लोग DSM-5 में भी आ गए हैं, लेकिन DSM जो 5 है वो एक्सेस सिस्टम को नहीं मानता। और एक्सेस सिस्टम को नहीं मानने के अलावा इन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को भी रखा, इन्होंने कल्चरल बैकग्राउंड को भी फॉलो किया। दूसरा, इन्होंने जो है वो किसी भी कल्चर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको फॉलो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि किस कल्चर को वो आ रहा है, ये हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर हमारे ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट डालता है, जिस भी कल्चर के हम हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो DSM-5 में हमने ये भी देखा कि इन्होंने जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसीजर निकाला पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इन्होंने जो है वो जो भी डायग्नोसिस करते थे उसका ऑपरेशनल अप्रोच जो है वो डिफ़ाइन किया कि अगर मान लीजिए कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको पहले ऑपरेशनली डिफ़ाइन किया जाए कि किस तरीके से हम उसको जो है वो ऑपरेट करेंगे, उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, इसके बेसिस पर उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो मॉडल्स थे उन्होंने कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया। दूसरा मॉडल में हमारा कॉग्निटिव मॉडल था, साइकोडायनेमिक मॉडल था, बिहेवियरिस्टिक मॉडल था। इन्होंने अलग-अलग तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया। सोशियो कल्चरल मॉडल था, इन्होंने भी इसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आए कि क्लासिफिकेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर मालएडप्टिव बिहेवियर जो भी पर्सन का था उसे हम डिफरेंशिएट कर पाते थे। किसी भी बिहेवियर के नेचर एंड कॉज के बारे में फाइंड आउट हम कर पाते थे। एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर के बीच हम प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट कर पाते थे। साथ ही साथ हमें ये बताया चलता था कि पॉपुलेशन में किसी भी डिसऑर्डर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमें उसके एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से फाइंड आउट होता था। उसके बाद हम ये भी फाइंड आउट कर पाए क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू कि जो भी फॉर्मल डायग्नोसिस है किसी भी डिसऑर्डर की, वो कैसे करनी है, उसका क्या आधार रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई नया ट्रीटमेंट आया है, डिसऑर्डर कोई नया डिसऑर्डर आया है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका कैसे हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर। उसके बाद विभिन्न क्लासिफिकेशन आए, अप्रोचेज आई, जिसमें पहली थी क्लासिकल कैटेगोरिकल, दूसरी थी डायमेंशनल एंड द थ्री प्रोटोटिपिकल। जो क्लासिकल कैटेगोरिकल अप्रोच था वो एमाइल क्रेपलिन लेकर आए थे, जिन्होंने कुछ एजम्पशंस बताए कि क्या एजम्पशन है इस अप्रोच का। तो उन्होंने पहले कहा कि हर एक बिहेवियर जो है ह्यूमन का, उसे हम हेल्दी और डिसऑर्डर्ड बिहेवियर में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हर एक जो बिहेवियर है वो
डिसऑर्डर है उसको हम डिस्क्रीट और नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी सिम्टम्स ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों नहीं ओवरलैप करेंगे? क्योंकि हर एक डिसऑर्डर का जो कॉजल फैक्टर या जो कारक है वो भी एक है, उसको डिफाइन करने का तरीका भी क्या है, एक है, और उसी के बेसिस पर हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायमेंशनल अप्रोच जो आई, उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो पर्सन का बिहेवियर है उसको डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ उसके स्ट्रेंथ से, और उसके कई डायमेंशंस होते हैं और हर एक डायमेंशन को हम रेटिंग स्केल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं। जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी है, हमने 0 से 10 का रेटिंग स्केल बना दिया। एग्रेशन है, उसको 0 से 10 का रेटिंग स्केल बना दिया। इस तरीके से रेटिंग स्केल के बेसिस पर हम उनको ट्रीट करते हैं। अगर 2 पर्सन हैं तो उसको सेम डायमेंशन पर हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, और रेटिंग स्केल पर जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर हम उसको हाई और लो में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोटोटिपिकल अप्रोच। ये कैटेगोरिकल और डायमेंशनल अप्रोच दोनों को अप्लाई करता है, और इन्होंने कहा कि इस अप्रोच में कि कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि ज़रूरी होती है मेंटल डिसऑर्डर्स को डिफाइन करने के लिए, और कुछ देयर आर सम नॉन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं जो कि क्लासिफिकेशन को चेंज तो नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हम इनको देखते हैं इन को भी। उसके बाद कई सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किया, जिसमें कि आईसीडी जो कि डब्ल्यूएचओ लेकर आए थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस दिया, जिसमें इन्होंने फिजिकल डिजीज और साइकोलॉजिकल डिजीज की क्या की है, कोडिंग की है। ये वर्ल्ड वाइड है, और अब हम आईसीडी 11 तक पहुंच चुके हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद डीएसएम आया, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लेकर के आए थे। एंड डीएसएम जो है वो एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिफरेंस ये है आईसीडी और डीएसएम में कि आईसीडी जो है वो आपका ग्लोबली एक्सेप्टेड है, करीब 273 कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं, लेकिन जो डीएसएम है वो क्योंकि वो अमेरिकन पॉपुलेशन के डेटा पर बनाया गया है, इसलिए वो ग्लोबली एक्सेप्टेड अभी नहीं है। और डीएसएम में भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3R, दैट उसको दोबारा से रिवाइज किया गया, DSM-4 एंड DSM-4TR 2000 में, यानी 4 को भी दोबारा से रिवाइज किया। अब हम DSM-5 अभी पढ़ते हैं, जो कि 2013 में आया, और उसके बाद अभी DSM-5TR में भी हम आ चुके हैं। डीएसएम में खास बात, क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये था कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी क्लासिफिकेशन की वजह से किसी भी पर्सन के बारे में, वो लॉस्ट हो जाती थी, और कभी कभी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी चली जाती थी क्लासिफिकेशन की वजह से। और दूसरा, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमें लेबलिंग की तरफ लेके जाता था, और किसी भी पर्सन की लेबलिंग जो है वो एक तरीके से नेगेटिव एक साइन देती है किसी भी पर्सन को अगर हमने लेबल कर दिया है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये भी देखना बहुत ज़रूरी था कि जो भी हम टूल्स अप्लाई कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई और ट्रीट करने के लिए, क्या वो उसकी रिलायबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है, क्या उसके अंदर वैलिडिटी है या नहीं है। तो ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म थे जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखे गए। उसके बाद DSM-3 एंड DSM-3R में जो है वो एक्सेस सिस्टम देखा गया। एक्सेस 1 फॉर द साइकोटिक पूरा उस पेशेंट उसके लिए, एक्सेस 2 था पर्सनैलिटी को देखने के लिए, एक्सेस 3 किसी भी पर्सन की फिजिकल कंडीशन को देखने के लिए। उसके बाद एक्सेस 4 जो है वो डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए, एंड DSM-5 एक्सेस 5 था फंक्शनिंग, करंट फंक्शनिंग के लिए। फिर DSM-4 और DSM-4TR जब आया तो उन्होंने और इसको जो है वो बेहतरीन बनाया इस एक्सेस सिस्टम को, जिसमें उन्होंने ग्लोबली फंक्शनिंग जो है उसकी ये भी इंक्लूड की कि पर्सन का जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो किस तरीके से फॉलो होता है। तो एक्सेस डीएसएम में हमने देखा कि DSM-4TR तक हमने देखा कि यहाँ पर हम एक्सेस सिस्टम को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और एक्सेस सिस्टम इसलिए कभी कभी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें ये कॉज के बारे में बता देता था कि इस कॉज की वजह से इस सिम्टम की वजह से हमने इस डिसऑर्डर को इस एक्सेस 1 में रखा है या एक्सेस 2 में रखा है, जिसमें से एक्सेस 1 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक्सेस 1 क्लिनिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से हमें जो मेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे उनके सिम्टम्स और साइंस के बारे में पता चलता था। तो एक्सेस सिस्टम को लागू करने का यही एक बेनिफिट था कि यहाँ पर हमें प्रॉपर कॉज, प्रॉपर सिम्टम्स के बारे में फाइंड आउट हो जाता था कि पर्सन का क्या कॉज है, क्या उसका सिम्टम है। तो इस तरीके से एक्सेस को लाया गया। उसके बाद DSM-4TR के बाद DSM-5 आया, और DSM-5 ने एक्सेस सिस्टम को क्या कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया गया कि यहाँ पर हम कोई भी एक्सेस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे।
क्यों, और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के जो नाम थे उनको भी क्या किया गया, चेंज कर दिया गया कि हम इन डिसऑर्डर्स को जो जो पहले नाम से बोलते थे, जैसे पहले हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, अब हम DSM-5 में उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से कई डिसऑर्डर्स थे, उनको चेंज किया गया। दूसरा जो डायग्नोसिस के बेसिस पर जो है हमने DSM-5 में और रिलायबिलिटी वैलिडिटी बढ़ाने की कोशिश की गई टूल्स की। जेंडर डिफरेंसेस को भी देखा गया कि मेल एंड फीमेल में किसी डिसऑर्डर का क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके बेसिस पर उसको जो है हम ट्रीट करेंगे। ऑर्गेनिकली और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको जो है वो डिफरेंशिएट किया गया, और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट माना क्लिनिशियन ने, क्योंकि जिस भी बैकग्राउंड और जिस भी उससे वो पर्सन आ रहा है वो उसकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कल्चर के अपने नॉर्म्स हैं, अपने सोशल वैल्यूज़ हैं, और उसी को जो है वो फॉलो करता है जो भी पर्सन है। तो यहाँ तक था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कि क्या क्लासिफिकेशन किस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स का किया गया। तो आज के हमने यूनिट में देखा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हमने कैसे डिफाइन किया है, क्या मेन क्राइटेरियाज हैं किसी भी साइकोलॉजिकल या एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने का। दूसरा कि ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इनकी हिस्ट्री क्या है, कब हमने जो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिया कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स को ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर हमने देखा कि कुछ मॉडल्स थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अपनी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, कि जिसमें से पहला था साइकोडायनेमिक जो कि सिगमंड फ्राइड लाए थे। देन बिहेवियरिस्टिक मॉडल था हमारा जो कि लर्निंग के बेसिस पर बना हुआ था कि अगर हम फॉल्टी लर्निंग करते हैं तो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है। कॉग्निटिव मॉडल आया जिसने हमारे बिलीफ सिस्टम, अगर हम सोचते गलत तरीके से, हमारी इरैशनैलिटी है सोचने में, तो हम एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ बढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल मॉडल कि अगर हम सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जिस कल्चरल बैकग्राउंड में अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा कि किस तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया, और 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया गया, कैटेगोरिकल, क्लासिकल सिस्टम, डायमेंशनल एंड द प्रोटोटिपिकल। तो ये सारे अप्रोचेस थे ये क्लासिफिकेशन के जिसको कि हम लोगों ने फॉलो किया। धन्यवाद।